नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। और यूपी मांगे उत्तर में आप देख लीजिए, मोदी वर्सेस अखिलेश वंदे मातरम पर कलेश। जी आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। तो लोकसभा में वंदे मातरम की 150 साल पर चर्चा हुई। पीएम ने कहा कि नेहरू जी ने वंदे मातरम के टुकड़े किए। जवाब में विपक्ष ने सरकार पर कई सवाल उठा दिए। विपक्ष ने सरकार पर गलत तथ्य पेश करने का आरोप लगाए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी के लोगों को राष्ट्र विवादी और दरारवादी बताया, तो कांग्रेस ने भी जोरदार पलटवार किया। कहा बंगाल चुनाव की वजह से वंदे मातरम पर चर्चा की गई। बड़ा सवाल, संसद में राष्ट्रगीत को राजनीति का जरिया क्यों बना दिया गया। जुड़ेंगे तमाम मेहमान। पहले ये रिपोर्ट आप देखिएगा और फिर बात करेंगे मोदी वर्सेस अखिलेश वंदे मातरम पर हुए कलेश की। इसका दुर्भाग्य, कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। दरअसल ये राष्ट्रवादी नहीं बल्कि राष्ट्र विवादी लोग हैं। मोदी जी वह प्रधानमंत्री नहीं रहे जो एक समय में थे। जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा, बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, करारा जवाब देते, मुस्लिम लीग के बयानों की निंदा करते, लेकिन उल्टा हुआ। वो ऐसा क्यों कर रहे वो तो पूछा ही नहीं, न जाना, लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। लेकिन देश का दुर्भाग्य, कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। मैं बताता हूं उन्हें ये पंक्तियां सांप्रदायिक और राजनीतिक क्यों लगी। इसका कारण है क्योंकि वे वंदे मातरम को जिन्ना के चश्मे से देख रहे थे। इस कारण उन्हें सांप्रदायिक। सच तो ये है कि सरफरोश लोग वंदे मातरम दिल से बोलते थे। उन आजादी के दीवानों के खिलाफ कुछ लोग अंग्रेजों के लिए जासूसी और मुखबिरी का भी काम करते थे। दरअसल ये राष्ट्रवादी नहीं बल्कि राष्ट्र विवादी लोग हैं। जहां विवाद करना हो, कभी अंग्रेज विवाद कर करके, डिवाइड कर करके, डिवीजन कर करके राज किया करते थे। सभापति महोदय, आज भी वही रास्ता कुछ लोग अपना रहे हैं। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज मोदी जी वह प्रधानमंत्री नहीं रहे जो एक समय में थे। सच ये है कि ये दिखने लगा है, उनका आत्मविश्वास घटने लगा है। उनकी नीतियां देश को कमजोर कर रही हैं और मेरे सत्ता पक्ष के साथी चुप इसलिए हैं क्योंकि अंदर अंदर से वे भी इस बात से सहमत हैं। तो आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान रहेंगे। हम बात करेंगे कांग्रेस ने जो सवाल उठाए और कांग्रेस पर जो सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाए। उसके अलावा बात होगी कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कई गंभीर आरोप लगाए। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए, जल्दी से अपना परिचय करा दूं उनका। धर्मेंद्र सिंह, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी। धर्मेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है। पुनीत पाठक, प्रवक्ता कांग्रेस। आनंद दुबे, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से। और हमारे साथ आपको बता दें परमवीर सिंह, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहला सवाल मैं पुनीत पाठक जी आपसे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस को घेरा, नेहरू जी को घेरा। इतिहास तो यही कहता है ना भाई, नेहरू जी ने दबाव में यह फैसला लिया, कुछ शब्द हटाने पड़ गए। आप इस पूरी चर्चा को लगता है सिर्फ मोदी जी के चश्मे से देखना चाहते हैं। नहीं, आपने तो प्रियंका गांधी इसलिए तो आपको मौका दिया ना पहले। नहीं, अगर मैं मोदी जी के चश्मे से देखना चाहता तो आनंद दुबे जी से सवाल पूछता ना पुनीत पाठक जी। आपके सवाल का जवाब दे ले दीजिए। पुनीत जी पहले उस सवाल को तो सुन लीजिए। अगर मैं मोदी जी के चश्मे से देखता तो पहले मैं यहाँ पर दुबे साहब को मौका देता, पुनीत पाठक को नहीं देता। अरे तो आप पूरी चर्चा ही मोदी जी के बयान पे कर रहे हैं, इसलिए मुझे बात कहनी पड़ी। खैर, मैं अपनी बात पे आता हूं कि आपने प्रियंका जी का पूरा बयान सुना कि मोदी जी नेहरू जी से जितना ऑब्सेस्ड है, उसके लिए उनको पूरी एक चर्चा नेहरू जी पे कर लेनी चाहिए। लेकिन उन्होंने बताया कैसे कि सिर्फ आंशिक तथ्यों को प्रस्तुत करने से सच्चाई सामने नहीं आती। उन्होंने बताया कि कैसे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भी ये चिट्ठी लिखी थी और इस बात को बताया था कि कैसे उन दो पंक्तियों को ही लेके हम लोगों ने राष्ट्रगान के बारे में बताया। प्रियंका जी ने भी बताया
कि जब संविधान सभा ने इसको राष्ट्रीय गीत घोषित किया, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भी थे, क्यों नहीं उन्होंने उस समय विरोध जताया? और अगर मोदी जी को इतना ही प्रेम है वंदे मातरम से, तो नमस्ते सदा वत्सले की जगह संघ की शाखा में वंदे मातरम क्यों नहीं गाया जाता है? हम 1905 से वंदे मातरम गा रहे हैं। हमने वंदे मातरम बोलते हुए जेलों की यात्रा की, हमारे नेताओं ने। हमारे मार्गदर्शक जो बड़े नेता थे, वंदे मातरम कहते हुए उन्होंने लाठियां खाई हैं। मुझे मोदी जी की तरफ से एक व्यक्ति बताइए जिन्होंने ऐसा काम किया हो। ये तो बात आती है भावना की। अब मैं आता हूं शाब्दिक अर्थों पे। वंदे मातरम, मुझे पता है बहुत सारे भाजपा के नेता जो दम भरते हैं उनको शायद पूरा वंदे मातरम आता भी नहीं हो, लेकिन वंदे मातरम की दूसरी लाइन है सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। सुजलाम मतलब स्वस्थ जल, सुफलाम मतलब अच्छे फल, अनअडल्टरेटेड खाना, और मलयज शीतलाम का मतलब होता है साफ पानी, साफ हवा। तो बताइए यमुना में गंदगी, बताइए प्रदूषण, बताइए खाने की क्या स्थिति है, और बताइए इस देश में भुखमरी का क्या हाल है। ये शाब्दिक तरीके से भी और भावनात्मक तरीके से भी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ वंदे मातरम का अपमान कर रही है, जो प्रियंका जी ने साफ साफ किया। और चूंकि बंगाल में चुनाव आने वाले हैं, पिछली बार रविन्द्रनाथ टैगोर का रूप धारण किया था। अरे पुरी जी एक सवाल, पुरी जी सवाल ये है कि क्या नेहरू जी ने मुस्लिम लीग के दबाव में ऐसा किया, जिन्ना के दबाव में किया ऐसा, या नहीं किया? पहला सवाल तो यही है ना, उन्होंने दबाव में वो शब्द हटाए नहीं हटाए? और आज अगर कोई मुस्लिम आज क्यों नहीं गाना चाहता, आप बताइए। अगर आप ही लोग समर्थन में उतर जाते, अगर किसी मुस्लिम को कहा जाता कि आप थोप नहीं सकते, अरे भाई इसमें तो कोई भी विवादित नहीं है ना, आपने बयां कर दिया। इसमें तो हम नमन कर रहे हैं कि हमारी पृथ्वी पर ये है, हमारी पे यहाँ पे ये सब चीजें, हम इस भारत भूमि को नमन करते हैं। तो हाँ। सिर्फ गाते ही रहेंगे कि उसका अनुसरण भी करेंगे? इस देश में सिर्फ गाते ही रहेंगे प्रधानमंत्री और अतीत की ओर देखते रहेंगे, कुछ अनुसरण भी करेंगे? आनंद दुबे जी, इसमें रिएक्शन ले लेता हूं। आनंद दुबे जी, आपने सुना पुनीत पाठक जी को। मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूं कि जिस तरह अखिलेश यादव ने कहा कि पीएम ने, नेहरू जी ने कहा है कि अब जो अखिलेश यादव ने कहा कि ये बीजेपी राष्ट्र दरारवादी पार्टी है। भाई दुबे जी का ऑडियो उठाइएगा। दुबे जी रखिए अपनी बात, अभी हमें आवाज नहीं मिल रही। दुबे जी लौटो, मैं एक रिएक्शन धर्मेंद्र जी का ले लेता हूं, तब तक ऑडियो की दिक्कत आ रही है आपके। धर्मेंद्र जी मानना रहा लोकतंत्र में देशभक्ति आदेश से नहीं आचरण से होती है। इसमें किसी को कभी बात नहीं था। आप नेहरू जी पे उंगली बेशक उठाइए, लेकिन क्या राष्ट्रीय गीत के रूप में इसकी स्वीकार्यता मान्यता नेहरू जी के समय नहीं हुई थी? कांग्रेस की सरकार थी, जो भी लोग थे, चाहे समाजवादी हो चाहे कांग्रेस के लोग हो, इवन जो समय नेता थे, सबने सार्वभौमिक रूप से, सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था और सबने माना। देखिए ये जो गीत है वंदे मातरम, ये किसी का इसलिए नहीं कि किसी ने लिखा है और क्या लिखा, इसलिए कि वो स्वतंत्रता का प्रतीक हो गया था। हमारे क्रांतिकारियों का उसकी लाइनों से जो घटता था, एक जो चाहे बंगाल का विभाजन का आंदोलन हो, जहां सबसे पहले ये शुरुआत हुई 1905 के, उससे लेकर के आजादी की लड़ाई, हमारे जंगे आजादी में उसमें शहीद होने वालों ने इसको गा करके पूरा अंग्रेजों से लोहा लिया और ये सबको स्वीकार है। लेकिन जब किसी राष्ट्रीय प्रतीक को, राष्ट्रीय गीत को, राष्ट्रीय गान को राजनीतिक हथियार के रूप में अगर प्रयोग किया जाता है तो ये ठीक नहीं, देश के लिए भी, समाज के लिए भी। और समाज ये गलत बात है धर्मेंद्र जी। देखिए, आप पुनीत पाठक जी ने भी तारीफ की, बता दिया इतिहास। आपने भी कहा कि वंदे मातरम हमारे कैसे जो क्रांतिकारी हैं, उन्होंने कैसे जोश भरता था, कैसे गाया। लेकिन जब एक पक्ष मना कर देता तो आप उसकी पैरवी करते हैं कि भाई क्यों थोप रहे। अरे जब हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है, वो उस समय हिंदुओं ने भी गाया, मुस्लिमों ने भी गाया, और अब आप उनके पैरवी करने लगते हैं। जयप्रकाश जी, ये शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत होती है जब कोई राजनीतिक दल किसी राष्ट्रीय प्रतीक को राजनीति में हथियार की तरफ प्रयोग करता है, वो अपनी संकीर्णता का परिचय देता है, तो इस तरह के बात पैदा होते हैं। आप ये जरूर आरोप लगा सकते हैं कि इतिहास के किस कालखंड में डिबेट का कौन सा था जो आपको अपने हिसाब से राजनीतिक टीम के रूप में, लेकिन व्यापक विमर्श में
हर तरह की बात होती है। जब 4 लोग डिस्कशन किसी एक शब्द करते हैं तो एक वाक्य पर जयप्रकाश जी 10 मिनट बोल सकते हैं, धर्मेंद्र सिंह 15 मिनट बोल सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथी भी 10 मिनट बोल सकते हैं। इसका मतलब उनकी जो वैचारिक जो सोच है वो बदल नहीं गई। नहीं धर्मेंद्र जी आप मदनी साहब को कहेंगे कि भाई वो गाइए, धर्मेंद्र जी मदनी साहब कहते हैं हम पर थोपा नहीं जा सकता, आप क्यों नहीं कहते भाई इतना बड़ा अच्छा इतिहास रहा, इतना अच्छा इतिहास है हमारे वंदे मातरम का, तो भाई क्यों नहीं गाएंगे आप? एक शब्द बोल पाएंगे आप धर्मेंद्र जी? एक लाइन में उनसे जवाब चाहे हाँ। तो कुल मिलाकर यही है कि जिनका आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं है, जो लोगों जैसे एक घर में चोरी करने वाला चोर खड़ा होकर के सामने प्रवचन दे कि नहीं चोरी तो जो है राष्ट्र विरोधी काम है, चोरी समाज विरोधी काम है, चोरी पर जो है 1 घंटे प्रवचन देने वाला जो ज्ञान है वो इनसे सीखिए। जिनका आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं, जिन्होंने वंदे मातरम कभी गाया ही नहीं, जिन्होंने वंदे मातरम का सम्मान करना नहीं सीखा, वो आज संसद में न केवल ज्ञान दे रहे हैं, आज तो कर रहे हैं ना। ठीक है आनंद दुबे साहब जवाब दीजिएगा। देखिए अखिलेश जी ने जो कहा और धर्मेंद्र जी जो कह रहे हैं, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को न जाने क्या क्या कहा, और हम पहले भी कह चुके हैं आप भाजपा से लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, देश से मत लड़िए, आप हमें दरारवादी कह दीजिए, जो मन करे तो करिए, लेकिन हकीकत यह है कि जनता तो आपको पहले से नमाजवादी, जिहादवादी, बाबरवादी, औरंगजेबवादी, पता नहीं क्या क्या बता चुकी। आपके नेता कहते भी हैं औरंगजेब को महान बताते हैं, बाबर को महान बताते हैं, और आपके सांसद तो कहते हैं कि हम जिहाद करेंगे। आप ही के सांसद थे शफीकुर रहमान बर्क, वो वंदे मातरम के लिए क्या क्या कहते थे, किस किस तरह की बातें करते थे, और तमाम आपके जो साथी सहयोगी हैं उनको वंदे मातरम से तकलीफ है। अब देखिए कितना दुर्भाग्य है कि इनको बाबरी से बैर नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि वंदे मातरम की खैर नहीं है। प्रियंका गांधी को जिहाद कबूल है, लेकिन वंदे मातरम पर चर्चा फिजूल है। आप ये समझिए, हमको वंदे मातरम से प्रेरणा मिल रही है, इनको वंदे मातरम से घृणा हो रही है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। आप बताइए, रुकेगा आप बताइए, एक आक्रांता बाबर जिसने इस देश को लूटा, खतोटा, हत्याएं की, उसके नाम पर ये मस्जिद बना रहे। हमें मस्जिद बनाने से कोई तकलीफ नहीं, आप बनाइए ना, जहां आपके पास जगह हो बनाइए, लेकिन आप बाबर के नाम पर, औरंगजेब के नाम पर मस्जिद बनाकर अगर इस देश के लोगों को चिढ़ाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से यह विमर्श का मुद्दा बनेगा। अब जो भी बातें प्रधानमंत्री जी ने कही हैं वो ऐतिहासिक रूप से स्पष्ट है, इतिहास में उसका उल्लेख है, इसीलिए कांग्रेस गिलगिला रही है, छटपटा रही है। और देखिए जयप्रकाश जी, एक चीज बहुत साफ साफ कह दूं कि आजादी से पहले वंदे मातरम से जिन्ना को दिक्कत थी, अब आजादी के बाद जो जिन्ना के मुन्ना है उनको दिक्कत हो रही है। ठीक है पुनीत पाठक जल्दी से कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं आ रहा हूं। धर्मेंद्र जी जयप्रकाश जी 30 सेकंड। बड़ी अच्छी बात भारतीय जनता पार्टी साथी कहे कि आजादी के पहले जिन्ना को दिक्कत थी, तो हुजूर जिन्ना के मजार पर जो है फातिहा पढ़ने, चादर चढ़ाने और उस पर किताब लिखी, जसवंत सिंह किताब पढ़ सुन लो बाबर सुन लो भाई, सूरज मानने सुन लो। नरेंद्र मोदी जी यहाँ लोगों को एक बार बचा करके गलत जाते हैं। की लड़ाई से लेकर के मातरम के सम्मान इज्जत दी हो, अपने आजादी के सभी लोगों ने देश को आजाद कराया। ठीक है दुबे साहब रुकिएगा, दुबे साहब ठीक है, हो गई बात। धर्मेंद्र जी ठीक है, पुनीत पाठक जी जल्दी से 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करिए, मुझे और भी मेहमान जोड़ने हैं। अरे ठीक है दुबे जी हो गई बात। धर्मेंद्र जी रुकिए ना, धर्मेंद्र जी रुकिए। ठीक है दुबे साहब रुक जाइए, अब दुबे साहब हो गई बात। एक बार पुनीत पाठक जी 30 सेकंड में अपनी बात रखिएगा, मैं फिर मौका दूंगा क्योंकि बाकी मेहमान को जुड़ना है। पुनीत पाठक देखिए, जैसे प्रधानमंत्री जी का इतिहास कमजोर है और अनर्थक तथ्यों को पेश करके बात को बरौना चाहते हैं, दुबे साहब रुकिए ना, इतिहास कमजोर है। जिन्ना के साथ सरकारें इन्होंने बनाई,
बंगाल में सरकार इन्होंने बनाई, कश्मीर में सरकार इन्होंने बनाई, अंग्रेजों की मुख्यमंत्री की, और ये नई आजादी का ये ढिंढोरा पीटते हैं, भूल जाते हैं कि देश की आजादी की जो नींव रखी गई है वो कांग्रेस के नेताओं ने आज भी इस बात को। भाई साउंड इंजीनियर कौन है? आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, मैं लौटूंगा, मैं पुनीत पाठक जी लौटूंगा। कमरान मलिक साहब, कमरान मलिक साहब, अभी देखिए वंदे मातरम पर ये चर्चा हुई, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं, अखिलेश यादव भी बात कह रहे हैं, लेकिन अब भाई ये तो जोश भरा और हमारे क्रांतिकारियों में, लेकिन आप मुस्लिमों को ऐतराज है उसी वंदे मातरम पर, क्यों सर? देखिए, मैं एक गीत है, ये है मेरा हिंदुस्तान मेरे सपनों का जहान, इससे प्यार मुझको, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमारी मर्जी है हम अपनी माँ को किस तरह से प्यार करें। अब एक आदमी है, मतलब एक फैमिली है, एक अपनी माँ को जो है कहते हैं शॉल पहनाता है, एक अपनी माँ का खर्चा उठाता है, एक अपनी माँ का जो हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है तो तीमारदारी करता है। तो अलग अलग तरीके हैं अपनी माँ से प्यार करने के। कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि आप जो है वंदे मातरम कहकर ही जो है कहते हैं मुझसे जो है कहते हैं ये साबित करवा। कमरान मलिक साहब, मैं एक अखिलेश यादव की एक लाइन सुनाता हूं आज जो उन्होंने कहा। अखिलेश यादव ने वंदे मातरम के लेकर कहा कि देश को एक किया और आजादी की लड़ाई में जान डाली। कमरान मलिक साहब, आप बताइए, देश को एक करने वाली बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप? फिर आप इधर उधर की बात क्यों करें? ये विपक्ष की लाइन सुना रहा हूं, ये विपक्ष की लाइन सुना रहा हूं आपको। भाई देश को एक किया और आजादी की लड़ाई में जान डाली, उसको आपको ऐतराज है, आप नहीं गाएंगे? मॉब लिंचिंग करा के एक धर्म के लोगों को जो कहते हैं काट के और पीट के तो जो कहते हैं देश एक होता नहीं। तो सर तन से जुदा करके फिर एक हो जाएगा? नहीं, सर तन से जुदा करके एक हो जाता है। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। यही तो मैं भी पूछ रहा हूँ, मॉब लिंचिंग का आप कह रहे तो सर तन से भी जुदा होता है ना? वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ, सर तन से जुदा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो कहते हैं प्रोवोकेटिव जो कहते हैं लैंग्वेज जब प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ कोई बोलता है तो दूसरा बंदा अपराध कर देता है। तो आप अपराध करने वाली तो बात कर रहे हो, आप प्रवोक कर रहे हो। कहोगे आप, नहीं कहोगे तो हम तुम्हारे जो कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। किसी की जो कहते हैं जागीर है क्या हिंदुस्तान? हिंदुस्तान तो हमारा है, हमने भी जो कहते हैं हिंदुस्तान के लिए जो है कुर्बानियां दी हैं हमारे बुजुर्गों ने। मतलब आपको नहीं गाना वंदे मातरम? आप नहीं गानेंगे? अरे आपके कहने से नहीं गाऊंगा जी। अरे मेरे कहने से नहीं, ये तो सब चाह रहे हैं, आप भी तो देश के नागरिक हैं कमरान मलिक साहब। हाँ, तो मैं जनगण मन अधिनायक जय है भारत माँ, ये चलिए मैं इस पर एक जवाब लूंगा। एक रिएक्शन पहले एक रिएक्शन परमवीर सिंह साहब, एक ये जो इसे किस नजरिए से देखते हैं जो वंदे मातरम पर ये जो सियासत हो रही है, और अब तो सदन में भी चर्चा हुई। धर्मराज जी, देखिए ये सियासत आज नहीं हो रही, बहुत पुरानी है। अगर आप जयप्रकाश जी देखिए, सियासत बहुत पुरानी है। ये हुआ क्या था, अगर नॉन हिस्ट्री जो होती है ना, वो न्यूज डिबेट में बैठ के कोई प्रवक्ता है किसी पार्टी का या किसी विचारधारा का व्यक्ति बदल नहीं सकता, हिस्ट्री वही रहती है। सबसे पहला व्यक्ति अगर हिस्ट्री में आता है जो लिखित है जिसने वंदे मातरम का विरोध किया था, वो थे नवाब मोहसिन उल मलिक। इनको सैयद मेहदी अली भी कहते थे। ये आपके सर सैयद अहमद खान जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक थे, उनके काफी करीबी थे। और ये किसी स्टेट के नवाब नहीं थे, इनको नवाब का टाइटल दिया गया था। नवाब का टाइटल इनको अंग्रेजों द्वारा दिया गया था, और नवाब के टाइटल की इनकी पुष्टि सर सैयद अहमद खान ने भी की थी। ये अलीगढ़ मूवमेंट के बहुत बड़े एक सपोर्टर थे। अलीगढ़ मूवमेंट क्या था? अलीगढ़ मूवमेंट क्या था कि मुसलमानों का और अंग्रेजों के बीच में अच्छा समन्वय रहे, देश के अंदर अंग्रेजी की पढ़ाई अच्छे से कराई जानी चाहिए, इस तरीके का अलीगढ़ मूवमेंट था। और अलीगढ़ मूवमेंट बहुत जल्दी ही पाकिस्तान मूवमेंट में बदल गया था, जहां नारे लगने शुरू हो गए थे कि मुसलमानों का टू नेशन थ्योरी, जिसको बोलते हैं कि टू नेशन थ्योरी चाहिए, हम लोगों को अलग वो चाहिए। तो यहीं से शुरू हुई थी। ये राजनीति बहुत गहरी है इसमें किसी की मतलब एक आप ये सोचिए, ये कॉइन किया गया था आज तक भी कि आप जैसे बात बोली जाती है ना कि अगर अपनी माता से प्रेम करना है तो किसी भी तरीके से किया जा सकता है। भाई मलिक साहब भी ठीक है साहब, लेकिन उसको आप पर्दा मत लगाइए, उसकी आप पर्दा मत डालिए उसके ऊपर। वंदे मातरम बोलिए या आप कहिए कि मैं अपनी माता से प्रेम करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज में, लेकिन ये पर्दे डाल के राजनीति करी जाती है, डराया दिया जाता है इस चीज से। वंदे मातरम से किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है यहाँ पर। और राजनीति आज भी देखिए उबाल खा जाती है,
और इस पे हमें विचार करना होगा। ये इतनी गहरी राजनीति थी कि आज जो कहते हैं ना, भाई साउंड इंजीनियर देखिए, कमरान मलिक साहब भी एनकाउंटर कर रहे हैं। जी जी मैं सुन रहा हूँ, उनकी बात भी सुन रहा हूँ। इतना बड़ा देश का बंटवारा आपने करवा दिया, तो आप क्या चाहते हैं इसके बाद, और क्या मतलब बचा हुआ क्या है यहाँ पर? यही बात कहते दोषी को टुकड़े कर दिए, और फिर भी अपने वही चली जा रही है बातें। तो ये राजनीति बहुत खतरनाक है। राजनीति, वंदे मातरम तो सिर्फ एक बहाना है, बात एक नैरेटिव फैलाने की है। वो आज वंदे मातरम का सहारा ले रहे हैं, कल किसी और चीज का भी लिया जा सकता। ठीक है, मैं लौट रहा हूं। एक सवाल पाठक साहब, पुनीत पाठक साहब, आपको भी पता है वंदे मातरम का, जो भी मैंने थोड़ा सा इतिहास पढ़ा, कि आपने आप लोगों के कहने पर, जिन्ना के, मुस्लिम लीग के कहने पर, मुस्लिमों के ऐतराज पर आप लोगों ने, पुनीत पाठक जी, बदलाव कर दिया, किया या नहीं किया पुनीत पाठक जी? हाँ या ना? बदलाव नहीं किया गया है। हाँ, शब्द हटाए ना, दो छंद उनमें शब्द हटाए, लेकिन सुन तो लीजिए। अब एक सवाल, आप मानेंगे शब्द हटे, लेकिन आज देखिए हमारे साथ चैनल पर बैठे कमरान मलिक साहब, आप उनको क्यों नहीं, आप उनको कहिए भाई आपके कहने पर हमने बदलाव कर दिया, अब आपको गाने में क्या दिक्कत है? जवाब आपको मिल जाए। नहीं, मैं पुनीत पाठक साहब, आप बताइए, आप कमरान मलिक साहब को बोल सकेंगे कि भाई आपके कहने पर हमने उस समय हटा दिए शब्द, लेकिन अब आपको गाने में क्या दिक्कत है? पूछ सकते हैं आप कमरान मलिक साहब से, पुनीत पाठक जी, क्यों नहीं पूछ रहे? मैं एक बहुत साफ सीधी बात करना चाहता हूं। पहले जो वंदे मातरम, पहले ये अलग अलग उसमें लिखा गया है। पहली बार जब वंदे मातरम लिखा गया, उसमें वही 2 स्टैंजास थे जो आज हमारा राष्ट्रीय गीत है। उसी को हमने 1896 में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस के अधिवेशन में गाया, उसको 1905 से हम अपने अधिवेशनों में गाते आ रहे हैं। दूसरी सबसे मुख्य बात, 1950 में जब राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान सभा में इसको राष्ट्रीय गीत घोषित किया, तो क्यों नहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय विरोध किया, जो संविधान सभा के सदस्य थे? तब उन्होंने क्यों नहीं बोला कि इसमें 4 छंद और? अब मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप। कमरान मलिक साहब को कहेंगे कि भाई हमने उस समय हटा दिया, आपके विवादित शब्द लगे आपको तो हमने हटाए, आपको ऐतराज था तो आप क्यों नहीं गा सकते? मेरे सवाल बस पाठक साहब मेरा सवाल तो सुन लीजिए। बंगाल के चुनाव देखते हुए उनको, अरे ठीक है बंगाल पूछ लीजिए ना आप। पुनीत जी आप बोल सकते हैं उनसे, कमरान मलिक साहब से, कि भाई हमने उस समय शब्दों में बदलाव कर दिया, आप लोगों का ऐतराज था, आप गा दीजिए। जी कामरान मलिक, एक सेकंड, पुनीत पाठक और कामरान मलिक कौन होते हैं? हाँ। जब संविधान सभा ने उसको राष्ट्रीय गीत घोषित कर दिया, तो उसमें सभा के जो सदस्य थे, उनका काम था उस समय विरोध करना। क्यों नहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने उस समय विरोध किया? अरे अब तो कमरान मलिक साहब तो गाना ही नहीं चाह रहे ना। चलिए मैं सपा से पूछा, धर्मेंद्र जी आप कह सकते हैं, क्योंकि अभी मैं अखिलेश यादव का स्टेटमेंट बता रहा हूं कि यह गीत देश को एक करने और आजादी की लड़ाई में जान डालने वाला था। ये संसद में है सर, संसद में आज का उनका बयान है। तो आप अब क्यों नहीं कह सकते कमरान मलिक साहब से कि ये तो देश को एक करने वाला गीत है और ये आजादी के मतवालों में जोश भर दिया था, तो भाई आपको क्या दिक्कत है? नहीं बिल्कुल ठीक है। देशभक्ति आदेश से नहीं स्वभाव से होती है, और देशभक्ति का टेस्ट जो आपके पास आ रहा हूँ, बिल्कुल बता रहा हूँ। देखिए 1905 में पहले अधिवेशन में अडॉप्ट किया गया, बंगाल आंदोलन के बाद एक राष्ट्रीय गीत बड़ा स्वीकार किया लोगों ने उसको, आजादी उसके बाद 1940 सरकार बनाई, वित्त मंत्री बने, तब उनको याद नहीं था क्या? क्यों नहीं वंदे मातरम को अनिवार्य किए? एक बार भी नाम लिया है क्या उसका? ऐसी बात आप करते हैं, सवाल और दूसरों से पूछते हैं। ये पूछे क्यों मुस्लिम लीग के साथ, अगर मुस्लिम लीग विरोध कर रही थी वंदे मातरम का, तो ये मुस्लिम लीग के साथ 1947 सरकार कैसे बनाए? अजीब बात करते साहब। अरे वंदे मातरम कोई राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत किसी को गवा देने से, किसी को पकड़ के तो राष्ट्रभक्त हो जाएगा। मलिक साहब जवाब दे रहे हैं, फिर मैं आ रहा हूं, दुबे साहब आऊंगा आपके पास। ठीक है, मलिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? कमरान मलिक, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ना तो मैं अखिलेश जी के कहने से, ना राहुल जी के कहने से वंदे मातरम कहूंगा, मगर हाँ एक काम मैं जरूर करूंगा कि अपने बेटे को एनडीए करा के बॉर्डर पे पाकिस्तान लड़ाने के लिए भेज सकता हूं मैं, मगर वंदे मातरम अगर जबरदस्ती कराओगे तो नहीं कहने का हूं मैं। ठीक है, ये मेरा स्टैंड है और रहेगा ऐसे ही स्टैंड, और सारे मुसलमानों का स्टैंड यही रहना चाहिए। कोई वंदे मातरम जो है कहने से जो है देशभक्त थोड़ी बनता है, बॉर्डर पे लड़ने से जो है देशभक्त बनता है। भेजो, हमें भर्ती करो हमारे मुसलमान भाइयों की जगह। सर उसमें तो कनेक्शन तो निकल जाता, आतंकी कनेक्शन।
ज्यादातर मुस्लिमों का आतंकी कनेक्शन निकल जाता है सर, मैं क्या करूं? अजीत डोभाल का जो है स्टेटमेंट देख लीजिए। अजीत डोभाल जी ने कहा कि 60% आरएसएस के लोग जो है पाकिस्तान के मुखबिर हैं। ठीक है दुबे साहब, पता नहीं कौन सी स्टेटमेंट है। दुबे साहब, आप लोग ना मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए वंदे मातरम पर बात करना चाहते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है। आपसे कोई पूछ ना ले कि ये देश में क्या चल रहा है, आपसे कोई इंडिको पर सवाल ना कर ले, आपसे ये तमाम जो चीजें हो रही हैं, क्यों कैसे पैसा कमजोर हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, इन चीजों से आप ध्यान भटकाइए। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए सब कर रहे हैं आप लोग। देखिए, इन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ रहे हैं ना, हमने तो मना नहीं किया। आप अपने मन से इन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, इन मुद्दों को उठा रहे हैं, लेकिन आपका विरोध नहीं किया, लेकिन आप खुद मुद्दे पर नहीं आना चाहते। दूसरा विषय, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता और सपा के प्रवक्ता, मुझे लगता है दोनों विद्वान प्रवक्ता है, लेकिन फिर भी थोड़े से अपने ज्ञान को शुद्ध कर लें। जो 1941 में बंगाल में जो सरकार बनी थी हिंदू महासभा की, वो मुस्लिम लीग के साथ नहीं, कृषक प्रजा पार्टी फजलुल हक की पार्टी थी, जो मुस्लिम लीग के विरोध में खड़ी हुई थी, और उसके साथ हिंदू महासभा की सरकार बनी थी। और अगर ये फैक्ट सही है तो इन लोग माफी मांगे। एक्टर है, इनको पता नहीं है, डिबेट में आ जाते हैं। एक दूसरी चीज, ये मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं। आजादी के बाद आप सोचिए, संविधान सभा के तो मुस्लिम लीग के 40 सदस्य थे, और उसमें से 30 जो है वो पाकिस्तान कभी गए ही नहीं। और एक इंटरेस्टिंग बात जान लीजिए, एक खलीफुल जमा चौधरी नाम का आदमी था, जिसने आजादी की रात में नेहरू जी के बाद जो प्रमुख लोग बोलने वाले थे, उनमें एक खलीफुल जमा चौधरी भी था, संविधान सभा का सदस्य था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जब जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने, तो ये आदमी भारत से जाकर पाकिस्तान में मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष बना। ऐसे तो आप देश चला रहे थे, ऐसे मुस्लिम लीग के चरणों में बैठ के सादुल्ला खान से लेकर नजरुद्दीन तक, ये जिन्होंने देश को बर्बाद किया, उनके आप चरणों में बैठे रहे, उनकी आप सेवा करते रहे, और बात करते हैं आप सवाल हमसे पूछ रहे हैं, इतिहास की गलत बात करते हैं। आपको क्यों नहीं पूछेंगे दुबे साहब, जिन्ना की मजार पर कौन गया? देखिए, मैं सीधी सी बात कहता हूँ, जो गया उसने गलत किया। अरे दुबे साहब, फिर बिरयानी खाने भी तो गए थे ना? नहीं, मैं बता रहा हूँ, हमने बिरयानी, सुनिए, बिरयानी खाने नहीं गए थे, समझाने गए थे कि ठीक रहो, और हमने समझाया और नहीं। आम लेने गए थे, शॉल उड़ाने गए थे। ठीक है, ठीक है, पाठक साहब कुछ कह रहे। पाठक साहब, यार इतना भी कुछ अच्छा नहीं है कि भाई आप लोगों ने नहीं पाकिस्तान पर। पाठक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से। ठीक है जी, भाजपा प्रवक्ता को लगता है कि इतिहास की जानकारी सही नहीं है। फजलुल हक और मुस्लिम लीग दोनों के साथ 1939 में इन्होंने सरकारें बनाई थी, जब कांग्रेस की सरकारों ने इस्तीफा दिया था। डिबेट में लोग खुद चले आते हैं, गलत तथ्यों को लेके आते हैं, जनता को भड़काते हैं, फुसलाते हैं और गलत बातों को पेश करते हैं। इनके हिसाब से तो आजादी भी 2014 में मिली होगी। इसका ये मतलब नहीं कि सच बदल जाएगा। इसके बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं, और आनंद दुबे जी के साथ अलग से मैं बैठ के सारे इन सब की बात करूंगा, लेकिन आपकी डिबेट में साफ साफ बता दें कि गलत तथ्यों को पेश करना बंद करे भाजपा और उनके मंत्री, उनके प्रवक्ता, उनके नेता। आपने इसको पहले क्यों नहीं फजलुल हक का नाम लिया था? फजलुल हक का नाम क्यों नहीं लिया था आपने? क्योंकि आपको जानकारी नहीं थी, गूगल कर रहे हो। ठीक, वो तो धर्मेंद्र जी कह रहे थे। धर्मेंद्र जी जवाब दीजिए, आपके वो उठा रहे सवाल। धर्मेंद्र जी जल्दी से जवाब, फिर मैं परमवीर जी से एक रिएक्शन लूंगा। 1937 के चुनाव के बाद 3 प्रांतों में, सिंध, पंजाब और बंगाल में, इन्होंने मुस्लिम लीग से बन करके सरकार को, ठीक है, फजलुर रहमान वाली भी बात सही है, लेकिन 3 राज्यों में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकार बनाई। और चाहते नहीं है, उंगली उठाना आसान है, उससे महत्वपूर्ण है। देखिए, जब आप दुनिया से बताइएगा पर जाएगा, मीरा से कनेक्ट करिएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के थोड़ी विनम्रता से कहता हूँ कि देशभक्ति नारे से नहीं सिद्ध होती, गरीब किसान मजदूर की सेवा से सिद्ध होती, बॉर्डर की सुरक्षा करने से, बॉर्डर पर जान देने से सिद्ध होती है। आपके कहने से, आपके लेने से नहीं सिद्ध होती कि भारतीय जनता पार्टी को करके नारे चला रहे हैं। आज जो सभागार के स्वाभाविक पकड़ के नारा बता बोलो, नहीं तो तुम हो ही नहीं हो। ये अधिकार किसने दिया, ये पूछना चाहते हैं। आप जो है करने वाले देशभक्ति को कराओ। आपने आजादी के बाद जो राष्ट्र की एकता का, अखंडता का प्रतीक तिरंगा, आपसे नहीं गया। आजादी के बाद आपके
राष्ट्र संगठन ने कभी चले, मैं माफी चाहूंगा परमवीर जी से, मेरा सवाल नहीं हो पाया मैं, क्योंकि वक्त थोड़ा सा ज्यादा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। तो हम बात कर रहे थे वंदे मातरम पर विवाद, ये तो देख ही लिया होगा कैसे विवाद हो रहा है। नमस्कार।